तो मेरे साथ तो स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम्स होने लगे, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा, मैं सोचने लग जाता था बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे एनजाइटी बहुत ज़्यादा होती थी। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी मेरे लिए, क्योंकि मैं पढ़ाई करता था और उसमें एनजाइटी होती थी। पढ़ाई करते करते बीच में एनजाइटी होती थी कि नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Bakar Riaz, currently second year medical student at UCMS Delhi. और आज की वीडियो में कुछ ट्रेडिशनल से हटकर होने वाला है, बिकॉज आज की वीडियो में मेरे साथ एक मेरा जूनियर है जिसने अभी नीट 2021 क्रैक किया है विथ 603 मार्क्स एंड ही इज़ फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ। बट इसकी जर्नी जब मैंने सुनी तो काफ़ी इंस्पायरिंग थी। अभी हम इसके लफ्ज़ों से ही सुनेंगे कि कैसे इसकी जर्नी रही थी। इसका एक ड्रॉप हुआ है, नीट 2020 इसका फर्स्ट अटैम्प्ट था और नीट 2021 इसने एक ड्रॉप के बाद यानी सेकंड अटैम्प्ट में क्रैक किया है। तो मेरा नाम आमिर अहमद है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मैंने इस साल नीट में 603 मार्क्स अचीव किए हैं और मैंने मोरओवर कोचिंग ऐसे ऑफलाइन तो कोई नहीं ली थी, बट मैंने यकीन बैच के अंदर इनरोल किया था। ठीक है, तुम्हारा जो फर्स्ट अटैम्प्ट था यानी जब तुम्हारा 2020 में जब नीट का पेपर हुआ था तो उसके अंदर तुम्हारे कितने मार्क्स आए थे और क्या एक्सपीरियंस रहा था और किस वजह से तुम्हें ड्रॉप लेने की ज़रूरत पड़ी? मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में 443 मार्क्स थे और मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए प्रिपेयर किया था, मतलब एज सच जैसे नीट के लिए नॉर्मल लोग करते हैं वैसे मैंने प्रिपेयर किया था। बट हुआ था कि जो लास्ट दिन था मेरा, मुझे बहुत ज़्यादा एनजाइटी अटैक्स एंड अजीब तरह सा हो गया था, जिसकी वजह से मैं परफॉर्म नहीं कर पाया, उस केपेबल नहीं हो पाया जिस लेवल पे मैंने तैयारी की थी। तो उस तरह से मैं परफॉर्म नहीं कर पाया था पेपर में। और ये भी हो सकता है कि मेरे कुछ मिस्टेक्स हों पहले से भी जो मैंने करेक्ट नहीं किया हूँ उस टाइम तक। फिर उसके बाद फर्स्ट अटैम्प्ट जब तुम्हारा 443 मार्क्स आए तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं वापस से ड्रॉप लेने का, तो तुम्हारे पेरेंट्स का क्या रवैया था तुम्हारे लिए जब तुमने वापस से उनको एक बार बोला? तो उन्हें तुम्हें मनाना पड़ा या फिर वो ऑलरेडी सपोर्ट में थे ड्रॉप करने के? मेरे पेरेंट्स ने मुझे सच बताऊं तो बहुत अच्छे से सपोर्ट किया था, क्योंकि उन्होंने देखा था जब मैं लास्ट डे पे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा जो टेंशन हो रही थी, तो वो मेरे पेरेंट्स को पता था कि इसको अगर पेपर बिगड़ता है तो रीज़न यही होगा। और मेरे पेरेंट्स ने पहले भी मेरे को सपोर्ट किया था कि अगर नहीं होता है तो हम एक और चांस लेंगे इसको क्लियर करने का। एंड बात यही होती है कि पेरेंट्स भी सपोर्ट तब करते हैं जब उन्हें दिखता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब उन्हें दिखता था और वो बोलते थे कि तुम्हारा हो जाएगा, या वो मतलब बहुत सपोर्टिव थे उस टाइम पे। हाँ, तो देखो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो इस चीज़ को मेयर एक बहाना बनाकर चलते हैं कि उनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके पेरेंट्स के ना सपोर्ट करने के पीछे भी कुछ बहुत सारी वजहें होती हैं, राइट? या तो वो खुद अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं शुरुआत से नहीं दिखा रहे होते हैं, उनके पेरेंट्स को पता होता है कि वो इतना केपेबल नहीं है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। बट यहाँ पे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि पेरेंट्स अगर कुछ पेरेंट्स होते हैं, हम सारे पेरेंट्स को नहीं बोल सकते, बट कुछ पेरेंट्स होते हैं जहाँ पर उन्हें सपोर्ट करना चाहिए वो नहीं करते हैं। तो उन केसेस में तुम बताओ कुछ इसका कोई सोल्यूशन हो सकता है कि जहाँ बच्चे मेरे से पूछते हैं कि भैया हमें ड्रॉप लेना है बट हमारे पेरेंट्स नहीं लेने देना चाह रहे ड्रॉप को? तो इसमें तो बच्चे को या कोई भी जो भी स्टूडेंट है उसको खुद से सोचना चाहिए कि मेरा ड्रॉप ये वर्थ होगा या नहीं होगा। मतलब कि अगर मैं ड्रॉप ले रहा हूँ तो सिंपल सी बात है कि मैं अपना एक साल जा रहा हूँ किसी चीज़ पे डेडिकेट करने के लिए। अगर उस पर मैंने 100% डेडिकेशन नहीं दिखाई तो फिर वो लॉस मेरा ही होने वाला है। और इसी डर से पेरेंट्स भी मना करते हैं मोर ओवर। मतलब अगर मैं 100% में से बोलूँ तो 90% अगर कोई मना करता है तो रीज़न यही होता है कि उनको दिखता है ऐसा। ठीक है, तो जब तुम्हारा फर्स्ट अटैम्प्ट में 443 मार्क्स आए उसके बाद से तुम्हारी जर्नी नीट 2021 तक के लिए कैसी रही? जब मेरा पेपर हो गया नीट का तो मैं घर आया और मैं डिसअपॉइंट था, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरा पेपर उतना अच्छा नहीं गया है। और अच्छा नहीं गया है, मोरओवर ऐसे बोले तो कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया था उस टाइम तक। तो घर पे आया और उसके बाद सबने सपोर्ट किया कि हाँ ठीक है, बुरा गया है तो कोई बात नहीं, अगली बार अच्छा जाएगा। मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं पढ़ाई करना शुरू करता था तो पढ़ाई मैंने मतलब पढ़ना वढ़ना शुरू कर दिया, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूँ एकदम। सितंबर में नीट 2021 हुआ था, वो नीट 2020 हुआ था, राइट? सितंबर में, अक्टूबर में रिजल्ट आया, तो पढ़ाई कब से स्टार्ट की थी? मैंने पढ़ाई अक्टूबर की स्टार्टिंग से शुरू कर दी थी।
रिजल्ट आने से पहले से शुरू कर दी थी। बट जो प्रोडक्टिविटी वाली पढ़ाई होती है और जो उस टाइम में एंथुजियाज्म होता है बच्चों में, जो कि हम भी जानते हैं कि स्टार्टिंग में, जर्नी के स्टार्टिंग में और जर्नी के एंडिंग में बच्चों में बहुत ज़्यादा जोश होता है, और जो बीच वाला फेज़ होता है उसके अंदर बहुत ही लो डाउन कर जाते हैं वो। तो ऐसे ही कुछ हुआ था कि मैंने जैसे स्टार्टिंग की अपनी, तो मेरे साथ तो स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम्स होने लग गई। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा, मैं सोचने लग जाता था बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती थी, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी मेरे लिए, क्योंकि मैं पढ़ाई करता था और उसमें एंजाइटी होती थी। पढ़ाई करते करते बीच में एंजाइटी होती थी कि नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, बस यही दिमाग में चलता रहता था। और एकदम से बहुत ज़्यादा ही एंजाइटी होने लग जाती थी, और उसके बाद फिर पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये चीज़ होता था कि मैं कभी बंद नहीं करता था इसके चक्कर में पढ़ाई। जैसे मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं टेंशन में बहुत ज़्यादा चल जाता था, लेकिन फिर मैं इसके चक्कर में कभी बंद नहीं कर देता था कि नहीं अब नहीं पढ़ूंगा मैं, या अब मेरे से नहीं होगा। ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था, और यही रीज़न है कि मैंने बाद में जाके भी गिव अप नहीं किया। मतलब कि मैंने अपनी जो मेन क्रक्स वाली जो पढ़ाई की है वो मोर ओवर दिसंबर से शुरू की है, क्योंकि उससे पहले ऐसे ही होता था कि मेरे को टेंशन, मेरे को समझ में नहीं आता था मैं किस तरह से पढूं। इतनी ज़्यादा टेंशन, एंजाइटी नेक्स्ट ड्रॉप की, मतलब जो कि बहुत नॉर्मल नहीं है। ऐसा जिनके साथ होता है वो शेयर नहीं कर पाते इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो फिर उसके बाद मतलब कैसे उस सिचुएशन से ओवरकम किया? इसको ओवरकम करने में ऐसे स्पेसिफिकली किसी की मदद की ज़रूरत ऐसे नहीं पड़ी, क्योंकि बात ये थी कि मैं इस चीज़ को शेयर नहीं कर पाता था किसी को कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मतलब मैं अपने सिचुएशन शेयर करता था एंड उनको लगता था कि वो नॉर्मल है, और मे भी हो सकता है वो बिल्कुल नॉर्मल हो, वो मुझे एग्जैजरेट करके फील होता हो। उस तरह की सिचुएशंस जब होती थी तो मैंने खुद को कंट्रोल किया और पढ़ाई करता रहा। मैं बस पढ़ाई करता रहा, और मतलब ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहा था, बस पढ़ाई कर रहा था। अब वो चीज़ें फील होती थी, कभी एंजाइटी हो जाती थी कुछ ज़्यादा ही, तो फिर वो एंजाइटी फिर थोड़ी देर में लो डाउन भी हो जाती थी। और कभी भी इसकी वजह से एक चीज़ है, एंजाइटी की वजह से मुझे कभी मार्क्स में डिक्रीज़ नहीं आया, डिक्रीमेंट नहीं आया। मतलब मेरे मार्क्स में जो टेस्ट होते थे नॉर्मल, उसमें जितने नंबर आ रहे थे उतने ही नंबर उस टाइम में भी आ रहे थे। तो इसकी वजह से कभी मेरे परफॉर्मेंस पे दिक्कत नहीं आई है। बट वही वो होता है जो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है टेंशन से, एंड ये चलता रहा। फिर मैंने जाके मार्च में जाके मतलब सबको बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, और उसके बाद फिर मार्च आया एंड देन फिर एग्ज़ाम करीब आने लग गए, फिर पढ़ाई करने लग गए बहुत अच्छे से। सिलेबस एक बार कंप्लीट हो गया, एंड सिलेबस कंप्लीट होने के बाद फिर रिवीजन शुरू कर दी। तो उसके बाद जाके ये चीज़ बिल्कुल लो डाउन हो गई, और उसके बाद से मेरे को एंजाइटी बहुत कम हो गई। और उसके बाद फिर मैंने खुद को कंट्रोल किया कि एग्ज़ाम के कुछ महीने पहले, 1 महीने पहले जो टेंशन होने लग जाती है, तो मैंने वही सोचा कि मेरे साथ लास्ट ईयर क्या हुआ था, लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस क्या था। उस चीज़ को सोच के मैंने खुद को कंट्रोल किया। अच्छा, जो वैसे स्टूडेंट की लाइफ में डिस्ट्रैक्शन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन, यूट्यूब का डिस्ट्रैक्शन, जो इंसान को अब डोपामीन चाहिए होता है, डोपामीन सर्च जिसको चाहिए होता है हर एक स्टूडेंट को, तो वो तुमने कैसे ओवरकम किया था फिर, या मतलब कैसे उस चीज़ से डील किया था? मैंने यूट्यूब तो मैं यूज़ करता था, यूट्यूब एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी, या कभी कभी हो गया तो कुछ वीडियोज़ देख ले फ़नी, उसके लिए यूज़ करता था। लेकिन हाँ, मैंने सोशल मीडिया बिल्कुल बंद कर दी थी अपनी, और ये चीज़ मैंने 12th के स्टार्टिंग में कर दी थी, एंड तब से लेके अभी जाके मैंने एग्ज़ाम देने के बाद उसको एक्टिवेट किया है। बीच में भी कर दिया था 1-2 दिन के लिए वो किसी काम से, बट उसके बाद अभी जाके एक्टिवेट किया था मैंने। तो तुम्हारा नीट में जो टोटल स्कोर 603 है, तो तुमने मुझे बताया कि हाईएस्ट मार्क्स तुम्हारे बायोलॉजी में थे जो कि 351 थे, एंड दैट टू विदाउट कोचिंग मॉड्यूल्स। तुमने कोचिंग मॉड्यूल्स यूज़ नहीं किए थे बायो में, तो इसका इंपॉर्टेंस स्टूडेंट्स को बताओ कि मतलब कैसे, और फिज़िक्स वाला एज अ प्लेटफॉर्म कैसे हेल्प किया फिज़िक्स वाला ने तुम्हें अपने गोल को अचीव करने में? मोरओवर मैंने जो अपनी प्रिपरेशन की है वो बायोलॉजी में बस NCERT बेस्ड की है। मतलब मैंने NCERT छोड़ के कोई बुक देखी ही नहीं है। NCERT मैं पढ़ता था
और MCQs करता था। मतलब MCQ के मैंने बहुत सारे बुक्स ट्राई किए थे और मैंने किया था सॉल्व, बहुत सारे बुक्स किए थे। उससे क्या हुआ था, मेरे स्पीड और एक्यूरेसी में बहुत फ़र्क आया था क्वेश्चन सॉल्व करने से। हाँ, बट मेरे क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व किए थे? NCERT मतलब बायोलॉजी की जो थे? मैंने बायोलॉजी के क्वेश्चंस MTG फिंगर टिप्स सॉल्व की थी, और एक गियर अप करके आता है उसको सॉल्व किया था। मतलब मैंने क्वेश्चंस तो काफ़ी सॉल्व किए थे। फिर यकीन बैच मैंने ज्वाइन किया था दिसंबर में जाके, तो उसके DPPs वगैरह सब आते थे, तो उसको सॉल्व करता था। DPPs में भी मोर ओवर 100 क्वेश्चन तक होते थे, तो वो सॉल्व होता था। और फिजिक्स की क्या अप्रोच रही थी तुम्हारी नीट के लिए? फिजिक्स में मैंने अपने क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स को ठीक किया था। मतलब मैं पहले कॉन्सेप्ट समझ जाता था, बट ये होता था कि क्वेश्चंस मेरे से सॉल्व नहीं होते थे। क्वेश्चन सॉल्व अभी भी मैं देखता हूँ कुछ कुछ बच्चों को, जैसे मेरा एक फ्रेंड था उस टाइम में, तो उससे ना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे, उसको कॉन्सेप्ट सब पता होता था। वो कहता था कि अब इसमें करना क्या है। तो मैंने इसी चीज़ को बिल्ड किया था इस ड्रॉप ईयर में, कि मुझे क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स अपने बिल्डअप करने थे। और मैं मेनली जो वो फोकस रखता था वो कॉन्सेप्ट पे रखता था। मैं कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ता था एक्चुअली। मैं एक चैप्टर में जितने कॉन्सेप्ट हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करता था। जैसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया, तो उसके ऊपर क्वेश्चन कर लिए। और सेकंड कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर क्वेश्चन कर लिए। और मिक्स कॉन्सेप्ट कभी कभी, क्योंकि नीट में इतने ज़्यादा मिक्स कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आते हैं नहीं, तो मोर ओवर मेरी पढ़ाई जो थी फिजिक्स के लिए वो कॉन्सेप्ट बेस्ड थी। कॉन्सेप्ट एंड देन क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट एंड देन क्वेश्चंस। तो तुम्हारे टीचर्स कौन कौन से थे जो तुमने फिजिक्स वाले में एनरोल किया था यकीन बैच में? तो कौन कौन से टीचर्स से तुम अपने पढ़ते थे और नोट्स वगैरह बनाते थे? अब उनकी इंपॉर्टेंस एक बार बता दो। फिजिक्स के लिए मैंने अलग सर को फॉलो किया था, और केमिस्ट्री के लिए प्रशांत सर थे, और बायोलॉजी के लिए वो तरुण सर थे। ठीक है। मैं ज़्यादा लेक्चर ओरिएंटेड था नहीं एक्चुअली। मतलब मैं जैसे फिजिक्स में तो लेक्चर्स देखे हैं मैंने, और केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक देखी है पूरी, और फिजिकल भी देखी है ऑलमोस्ट। लेकिन इनऑर्गेनिक में मैंने जो केमिकल बॉन्डिंग वाला जो पार्ट होता है वो देखा था, और जो ब्लॉक केमिस्ट्रीज होती है वो मैंने NCERT ही की थी। वो मैंने अपने वीडियोस में भी बहुत बच्चों से बोला है ये बात कि एक बार अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप कर लो, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट कर लो अच्छे से। उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर हो जाती है तो जो ब्लॉक केमिस्ट्री है वो ईजी हो जाती है। ठीक है, तो ये तुम्हारी अप्रोच रही थी। और तुमने फिर टेस्ट सीरीज कैसे किया था टेस्ट का? यकीन बैच में ऐसा है कि वो पर वीक टेस्ट लेते रहते थे। 720 मार्क्स के उनके टेस्ट होते थे, जैसे नीट का पैटर्न होता है। NCERT बेस्ड ही होते थे, कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ जाते थे, लेकिन ऐसे NCERT बेस्ड ही होते थे। तो उससे क्या होता था कि मुझे वीकली गोल्स मिल जाते थे, इसको करना है और एक वीक में कंप्लीट करना है और अच्छे नंबर्स सिक्योर करनी है पूरी। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ के लिए मैंने टेलीग्राम को यूज़ किया था। टेलीग्राम पे बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के अवेलेबल होते हैं। तो मैं अपने आप को ऑफलाइन के मोड में डालना चाहता था, तो इसीलिए मैंने OMR फिलिंग की प्रैक्टिस के लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दी थी। हाँ, क्योंकि नीट जो है ऑफलाइन है टेस्ट, तो फिर आपको ये देखना होगा कि उसमें ऑनलाइन जो अगर आप टेस्ट सीरीज ले भी लेते हो तो बट आपको अल्टीमेटली पेपर ऑफलाइन ही देना है, राइट? तो आपको OMR फिलिंग की प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। मैंने हमेशा ये चीज़ बोली है, बहुत सारे वीडियोस में चीज़ बोली है कि अपने मार्केट में जाओ, बुक शॉप पर जाओ, वहाँ से OMR पेपर खरीद के लाओ। कोटा में तो भर भर के हर शॉप में मिलते हैं, बट अगर आप किसी और स्टेट में रहते हो तो आप PDF डाउनलोड करो गूगल से, या फिर इमेज डाउनलोड करो और उसका प्रिंट आउट निकाल के OMR शीट पर पेपर देना स्टार्ट करो, बहुत ज़रूरी होता है। और जब आप फिज़िक्स के क्वेश्चंस भी कर रहे हो, नॉर्मली भी मॉड्यूल्स लगा रहे हो किसी भी जगह के, या फिर कोई से भी DPPs लगा रहे हो, तो वो टाइम लिमिट के साथ जितना करोगे उतना ज़्यादा स्पीड तुम्हारा इम्प्रूव करने में वो ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि वो प्रेशर शुरुआत से बिल्डअप रहेगा। तो तुम एक क्वेश्चन 20 मिनट में लगाते हो, उसको तुम कोशिश करोगे, क्योंकि अल्टीमेटली वो तुम्हें 1 मिनट के अंदर अंदर करना है हर क्वेश्चन फिज़िक्स का। ठीक है, इतना ही टाइम मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 मिनट मिल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। तो आप लोगों को उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर वो क्वेश्चंस करने हैं। ये ज़रूरी नहीं कि कॉन्सेप्ट सारा पता है तो तुम्हारा पेपर भी अच्छा जाएगा। 100% तुम सिलेबस किसी को पढ़ा दोगे ना, और उसकी वो पेपर्स अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी ख़राब है, स्पीड बेकार है, उसकी एक्यूरेसी ख़राब है, रीडिंग स्पीड अच्छी नहीं है, तो वो उसका पेपर अच्छा नहीं जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी रोल प्ले करती हैं। मैं एक चीज़ इसमें हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जो मैंने बायो में प्रैक्टिस की है ना, बायो में लोग क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा नॉलेज ज़्यादा गेन करने के चक्कर में रहते हैं।
और मैंने क्या किया था, मैंने बस एनसीईआरटी पढ़ी थी, लेकिन मैंने जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना बायो के, वो क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस किया था। जो 4 स्टेटमेंट होते हैं और उसमें हमें बताना होता है कौन सी गलत है, और वो बेसिस एनसीईआरटी होती है। तो मैंने ज़्यादा क्वेश्चन किए, इससे वजह से क्या हुआ कि मेरे बायो में वो लाइन पढ़ने की स्पीड जो है वो बहुत तेज़ हो गई थी। तो रीडिंग स्पीड जैसे तेज़ होगी तो वो जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस कंप्लीट कर जाते हैं, और वो अल्टीमेटली बायो के जितने तुम जल्दी कर लोगे क्वेश्चंस, वो तुम्हें केमिस्ट्री और फिजिक्स में हेल्प करेंगे, क्योंकि वो टाइम वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो तुमने अपने पेपर से जो जैसे 2020 का जब पेपर दिया तो तुम्हें एंजाइटी अटैक्स आ रहे थे, तो 2021 से पहले तुम्हारा क्या सिचुएशन थी? 2021 से पहले 1 महीने पहले मतलब मैंने खुद को इंश्योर कर लिया था कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए अब इस बार, क्योंकि इस बार मेरी प्रिपरेशन भी अच्छी है और मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है कि इससे कुछ नहीं होता, इससे बस पेपर ख़राब होगा और कुछ भी नहीं होने वाला है। ये तब तक होता है जब तक हम एग्जामिनेशन हॉल में नहीं चले जाते। एग्जामिनेशन हॉल में एक बार हम गए तो उसके बाद ये डर खुद ही ख़त्म हो जाता है वहाँ पे बैठ के, मतलब वहाँ पे सीट पे बैठेंगे हम और ये चीज़ वैनिश आउट हो जाती है। तो जो तुम्हारा नीट का जब पेपर हुआ था तो उससे एक रात पहले का तुम्हारा क्या सिचुएशन थी? क्योंकि इस टाइम पर स्टूडेंट होता है जो पेपर अच्छा जाता है ख़राब जाता है, वो डिपेंड करता है कि रात को उसका क्या माइंडसेट है एक एग्ज़ाम को लेकर। तो वो तुम्हारी क्या अप्रोच रही थी? मेरी एक बुरी आदत है या इसे अच्छी आदत कह सकते हैं कि मैं अपने आप को कंपेयर बहुत करता हूँ। जैसे मैं किसी से भी, कोई भी मेरा फ्रेंड है तो उससे मैं कंपेयर करता था खुद को। तो कभी कभी क्या होता था कि अगर मेरे 1 नंबर भी कम है, 2 नंबर भी कम है, तो मैं कंपेयर करता था और थोड़ा सा मैं डिमोटिवेट हो जाता था कि ये क्यों हो रहा है, ये कम क्यों है। तो मैंने क्या किया था कि 1 महीने पहले मैंने बिल्कुल कांटेक्ट बंद कर दिया था सबसे, मतलब बिल्कुल ही बात नहीं कर रहा था। और मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छा डिसीजन था मेरा, क्योंकि सबकी पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। एंड मेरे साथ ऐसा था कि मेरे को टेंशन होती थी अगर सामने, वो हर इंसान की होती है कि आपके फ्रेंड के अगर ज़्यादा नंबर आ रहे हैं या किसी के भी, तो आपको वो एनजाइटी होती है कि यार मेरे क्यों नहीं आ रहे। हाँ, और मोर ओवर मॉक टेस्ट में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने ये सब चीज़ें बहुत बंद कर दी थी। और एक रात पहले मतलब मैं क्या पढ़ रहा, एनसीईआरटी पढ़ रहा था मैं, एनसीईआरटी के कोई चैप्टर्स देख रहा था। और फिर मतलब मेरे को बोला गया था कि आखिरी दिन पढ़ने को नहीं, लेकिन मैंने वो नहीं किया, मैं पढ़ रहा था, मैं एंड तक पढ़ रहा था। मतलब मैं कार से गया था और एग्ज़ाम के 1 घंटे पहले भी पढ़ ही रहा था मैं। तो वो चीज़ थोड़ी सी मेरे साथ अलग हुई थी। वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर, मतलब ऐसा हर किसी के साथ वही है ना कि सम सेट ऑफ रूल्स आर अप्लाइड ऑन समवन एंड वो रूल्स किसी और पर अप्लाई नहीं होते। सो इसीलिए कहते हैं कि रन बिहाइंड द रैंक, दैट इज़ ओके, बट नॉट बिहाइंड द रैंकर्स। बिकॉज अगर आप रैंकर्स की सारी बात बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो कर लोगे तो आप भी लैंड अप करोगे नेटफ्लिक्स देखने में और सिर्फ 4 घंटे पढ़ने में। और आप तो गॉड गिफ्टेड नहीं हो, चाहे रैंकर गॉड गिफ्टेड है तो वो तो पास कर लेगा, बट आप वापस से उसी जगह पर रह जाओगे, फिर रिग्रेट करोगे। तो इससे बेहतर है कि अपने दिमाग की सुनो। एंड वही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि मतलब एक अपने आपको डिसीजन सेल्फ डिसाइड करना पड़ता है कि क्या स्ट्रैटेजी मेरे ऊपर ये अप्लाई हो रही है। अगर अप्लाई हो रही है तो अच्छी बात है, नहीं हो रही है थोड़ा बहुत इधर उधर है तो उसको मॉडिफाई करो, अपने लिए मॉडिफाई करो। मैं यही बोलता हूँ कि जैसे किसी बड़े इंस्टीट्यूट में हो तो वो सब बच्चों को सोच के एक ना एक मॉड्यूल तैयार किया है, वो हर किसी के लिए पर्सनलाइज्ड मॉड्यूल्स नहीं हैं। तो आप डिसाइड करो कि कौन सा चैप्टर आपको अच्छे से आता है, कौन सा चैप्टर अच्छे से नहीं आता है, उस हिसाब से अपने मॉड्यूल्स मॉडिफाई करो, ठीक है। तो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। आई होप आपको इन सब सारी चीज़ों से कुछ समझ आया होगा। एंड अभी इसके 603 मार्क्स हैं, ऑल इंडिया रैंक अराउंड 17,000 है। तो दिल्ली में होपफुली कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। एंड डिपेंड ये नहीं करता कि मतलब एम्स दिल्ली जाओगे या फिर मौलाना आज़ाद जाओगे या UCMS जाओगे तभी एक अच्छे डॉक्टर बन पाओगे। अगर खिदमत खल्क यानी इंसानों की खिदमत करनी है तो वो कहीं भी बैठकर की जा सकती है, किसी भी प्रोफेशन में की जा सकती है। ये डॉक्टर और इंजीनियर तो बस एक बहाना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हिज जर्नी एंड आई होप कि कुछ आप लोगों को इसमें से सीखने को मिला होगा, ठीक है। और मैं ये चाहूँगा कि अब नेक्स्ट ईयर जब आप लोग क्रैक कर लो नीट को तो मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या क्या आपके जर्नी रही थी और आप लोग दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन सको, ऐसा अपना टारगेट बनाओ, ठीक है। सो तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।